गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। मेरे बच्चों, हमने हरियाणा का इतिहास शुरू कर रखा है और हरियाणा के इतिहास में हम पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत तक। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हो जाती है वो गुलाम वंश के साथ हो जाती है, और गुलाम वंश की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी के एक गुलाम, जो उनका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो गुलाम वंश की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की बच्चों घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। मृत्यु से पहले ही बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जो उत्तराधिकारी है वो घोषित करके मरे थे, इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश के अंदर जो दूसरे शासक हुए वो हुए इल्तुतमिश। तो हेडिंग डालिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। बच्चों, इल्तुतमिश के बारे में हम बात करें तो इनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है। 1210 ईस्वी से इनका शासन शुरू होगा और 1236 ईस्वी तक बच्चों ये शासन करेंगे। इन्होंने राजधानी के रूप में दिल्ली को अपनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बच्चों दिल्ली को स्थापित कर लिया था। तो आपको ध्यान रखेंगे इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? दिल्ली थी। इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या काम करवाए गए थे तो ये आपको ध्यान रखना है। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा अच्छे तरीके से कर दी जाती है। एकता प्रणाली की शुरुआत। और एकता मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले खुश होकर हांसी की जमीन दी थी, तो हांसी को हमने इक्ते के नाम से रिप्रेजेंट किया था। तो इक्ते का मतलब होता है शासक के द्वारा अपने किसी सैन्य अधिकारी की कार्यवाही से खुश होकर दिया जाने वाला वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा, वो क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। और अपने सैनिकों में जोश बढ़ने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश गुलाम वंश के अंदर ऐसा शासक हुआ जिसने मेरे बच्चों कौन सी प्रणाली को शुरू कर दिया था? इक्ता प्रणाली को शुरू कर दिया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने के बाद हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो मुख्य इक्ते होते थे, हरियाणा के अंदर जो मुख्य इक्ते होते थे बच्चों, वो कौन कौन से होते थे? मुख्य इक्तों में एक होता था हांसी। हांसी के साथ साथ हम बात करें पीपली। हांसी के साथ हम ध्यान रखें पीपली। पीपली के साथ साथ मेरे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुख्य इक्तों में जो शामिल था वो नारनौल था। नारनौल के बाद सरस्वती। सरस्वती का मतलब सिरसा। सरस्वती के बाद पलवल और रेवाड़ी।
हास्य नाम का जो इक्ता होता था मेरे बच्चों, ये फेमस था, ये प्रसिद्ध था किसके लिए? अपनी सैन्य व्यवस्था हेतु। तो सैन्य व्यवस्था हेतु ये क्या था मेरे बच्चों? फेमस था, प्रसिद्ध था। हम बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में सबसे छोटा जो इक्ता होता था, वो मेरे बच्चों पलवल होता था। तो हरियाणा के अंदर सल्तनत काल में सबसे छोटा जो इक्ता है, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपको बोलना है वो हरियाणा का पलवल हुआ करता था। इल्तुतमिश के द्वारा बच्चों भारत में मकबरा बनाने की परंपरा को शुरू किया गया। पहले भारत के अंदर मकबरे नहीं बनाए जाते थे, तो भारत में सबसे पहले मकबरा बनाने की परंपरा। मकबरा क्या होता है? किसी भी प्रसिद्ध मुस्लिम व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसको बच्चों जहां पे दफनाया जाता है उसे हम कब्र बोलते हैं। तो कोई भी जो कब्र होगी, उस कब्र के ऊपर खड़ा किया जाने वाला भवन आपका क्या कहलाएगा? मकबरा। जैसे सबसे सुंदर मकबरा दुनिया में कौन सा है? आगरा में बना हुआ ताजमहल, जो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। तो भारत में मकबरा बनाने की परंपरा बच्चों सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है। दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है, इसको पूरा करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार की नींव तो रख के गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इस मीनार को जो पूरा करवाया था उनकी मृत्यु के बाद, वो उनके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। बच्चों जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं, तो इल्तुतमिश के समय ही पंजाब के शासक और गजनी के शासक के द्वारा हरियाणा पर अधिकार करने हेतु आक्रमण किया गया था। तो इल्तुतमिश के समय गजनी के शासक यलदोज, यलदौज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूं तो बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोगों ने सुना ही है, गुलाम वंश का जो पहला शासक हुआ। उसी गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं यलदौज। एक दामाद इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली की गद्दी देकर जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक गजनी के अंदर बच्चों शासन कर रहा था यलदौज। माना जाता है कि जो भी शासक गजनी की गद्दी पे बैठता था, वही गजनी के अंतर्गत आने वाली जमीनों का क्या होता था मेरे बच्चों? प्रमुख माना जाता था। तो यलदौज को जब पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी घोषित करके मर चुके हैं, तो गजनी के शासक एलदौज के द्वारा इल्तुतमिश के पास पैगाम पहुंचाया जाता है कि देखिएगा, गजनी की गद्दी पे मैं बैठा हूं तो आपको मेरे अधीन रह के काम करना पड़ेगा, आप अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो गजनी की गद्दी पे बैठेगा वही सभी का क्या होगा? प्रमुख राजा होगा, महाराजा होगा। लेकिन बच्चों, इल्तुतमिश बोलता है कि गजनी अलग जगह है, दिल्ली अलग जगह है, और भारत के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन जिन जमीनों के ऊपर अधिकार किया है, वो सारी की सारी जमीन कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे को देकर गए हैं, इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं, तो मैं गजनी के किसी भी शासक की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भारत में रह के अपनी जमीनों के ऊपर खुद शासन चलाने का काम करूंगा। ये बात मेरे बच्चों गजनी के शासक यलदौज को पसंद नहीं आती है, और गजनी के शासक यलदौज तैयारी कर लेते हैं दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की, और ये गजनी से चल पड़ते हैं अपनी विशाल सेना लेके, ताकि इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी से हटाया जा सके और खुद उन जमीनों के ऊपर अधिकार किया जा सके। तो मेरे बच्चों, इल्तुतमिश के समय गजनी के शासक यलदौज के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। साथ के साथ पंजाब के भी शासक थे। पंजाब के शासक
कुबाचा। बच्चों ये जो कुबाचा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई बताया जाता है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का पति था ये कुबाचा। तो पंजाब के शासक कुबाचा द्वारा सिरसा पर अधिकार कर लिया जाता है। तो जब इल्तुतमिश दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जमीन मतलब अपने वाले हरियाणा को संभाल रहे थे, तो कुबाचा के द्वारा बच्चों सिरसा पर क्या कर लिया जाता है, आक्रमण करके अधिकार कर लिया जाता है। दूसरी ओर गजनी से यलदोज अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चुका था, और वो पंजाब होते हुए मेरे बच्चों जब सिरसा पहुंचता है तो सिरसा आकर वो कुबाचा को पराजित करने का काम करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, यलदोज द्वारा कुबाचा को यलदोज द्वारा कुबाचा को हराकर पंजाब और सिरसा पर अधिकार कर लिया गया था बच्चों। पंजाब और सिरसा के ऊपर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, तो यलदोज को कोई ज्यादा बच्चों कोशिश करनी नहीं पड़ी पंजाब को जीतने में और सिरसा को जीतने में, क्योंकि कुबाचा इतना योग्य नहीं था। लेकिन इल्तुतमिश के समय कुबाचा ने हालांकि हरियाणा के सिरसा के ऊपर अधिकार जरूर जमा लिया था। बच्चों यही जो फायदा है वो यलदोज को मिल जाता है, और यलदोज जो है वो कुबाचा को हराते हुए पंजाब पूरा का पूरा और साथ ही साथ जो कुबाचा ने हरियाणा का सिरसा अधिकार क्षेत्र में लिया था उसको यलदोज अपने अधीन कर लेता है। इससे यलदोज का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है, और यलदोज समझता है कि जिस कुबाचा ने इल्तुतमिश की जमीन को हड़प लिया था उस कुबाचा को मैंने बहुत आसानी से हरा दिया है, तो इसका मतलब इल्तुतमिश इतना शक्तिशाली शासक तो नहीं होगा, और उसको बहुत जल्दी से मैं हरा के दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने का क्या करूंगा, काम करूंगा। तो मेरे बच्चों सिरसा को जीतने के बाद यलदोज जो है वो आता है उत्तर पूर्व हरियाणा क्षेत्र से दिल्ली की ओर, और जब इस बात का पता चलता है इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश मेरे बच्चों दिल्ली की गद्दी से उठकर गजनी के शासक यलदोज को रोकने का काम करता है त्राइन की धरती पर। और त्राइन की धरती के ऊपर जब इसे रोका जाएगा तो एक और युद्ध हो जाएगा, उसे बोलते हैं त्राइन का तीसरा युद्ध। बच्चों त्राइन की दो लड़ाइयां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये त्राइन की कौन सी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई है। इसे थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कहा जाता है, त्राइन का तीसरा युद्ध। और आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ कब था, आप बोलेंगे 1215 ईस्वी में हुआ था। 1215 ईस्वी के अंदर त्राइन का बच्चों कौन सा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है। और ये जो तीसरा युद्ध होता है ये किस किस के बीच होता है, ये होता है गजनी शासक यलदोज और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए इल्तुतमिश के बीच। बच्चों इस युद्ध के अंदर जो जीत हो जाती है वो किसकी हो जाती है, इल्तुतमिश की हो जाती है, और यलदोज को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। बच्चों जो अक्षेत्र कुबाचा के हाथों से निकल चुका था, गजनी के शासक यलदोज के द्वारा जीत लिया गया था, वो सारा का सारा अक्षेत्र इल्तुतमिश वापस कुबाचा को सौंपने का काम कर देता है। सिरसा भी कुबाचा को दे दिया जाता है, पंजाब भी कुबाचा को दे दिया जाता है। लेकिन बात हम करें 1227 की, तो 1227 में कुबाचा ने बोल दिया कि मैं इल्तुतमिश के अधीन रह के काम नहीं करूंगा, और 1227 ईस्वी में कुबाचा ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बच्चों कुबाचा द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन वहां पर अपनी सेना भेजकर इल्तुतमिश जो है वो कुबाचा को दोबारा से पराजित करता है, और पराजित करके दोबारा से कुबाचा को बच्चों अपने अधीन कर लेता है। तो कुबाचा जो बेचारा था ये हमेशा पिटता रहा है, ठीक है ना। ये बहनोई था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इतना योग्य नहीं था, इसलिए हर किसी से ये पिटता रहा, और पिट पिट के बाद में फिर उन्हीं शासकों के अधीन रहकर इसने क्या किया, काम किया मेरे बच्चों।
तो यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं तो 1236 के अंदर मृत्यु हो जाती है मेरे बच्चों की इसकी, इल्तुतमिश की। 1236 के अंदर इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अप्रैल 1236 की बात है, अप्रैल का महीना था बच्चों। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्तरादु उत्तराधिकारी जो बनता है वो इल्तुतमिश का बेटा बनता है। मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी, नाम है रुकनुद्दीन या रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन जो है मेरे बच्चों ये एक कमजोर शासक है साबित होता है, और ये अप्रैल 1236 से लेकर नवंबर 1236 तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, अप्रैल 1236 से लेके नवंबर 1236 तक ये क्या करता है मेरे बच्चों, शासन करता है। और उसके बाद तुर्क अमीरों की सहायता से जब सारे के सारे लोगों ने रुकनुद्दीन का मेरे बच्चों क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो फिर इल्तुतमिश की जो बेटी है उसको क्या बना दिया जाता है, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रजिया सुल्तान की। किसकी बात करेंगे बच्चों, रजिया सुल्तान की बात करेंगे। तो तीसरे नंबर पे नोट कीजिएगा रजिया सुल्तान। तुर्क अमीरों की सहायता से रजिया सुल्तान बच्चों क्या बन जाती है, ये शासिका बन जाती है और दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। इसका जो शासनकाल रहेगा वो 1236 से लेके 1240 तक रहेगा। 1236 से लेके 1240 तक। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारत की प्रथम भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान हुई है बच्चों। जब रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाती है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा रजिया सुल्तान का भी विद्रोह कर दिया जाता है, ये बात बोलकर कि हम किसी महिला की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी महिला के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों उस समय महिलाओं को इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता था, दबाया जाता था। लेकिन रजिया जो सुल्तान थी इनके अंदर पुरुषों जैसी खास बात थी, यानी कि गद्दी के ऊपर बैठते ही ये जो आपकी पर्दा प्रथा है उसका ये अंत कर देती है। पुरुषों की तरह ये हमेशा अपने कपड़े वगैरह पहनना स्टार्ट कर देती है। और सबसे ज्यादा जो इसका विद्रोह किया ना वो हमारे उत्तर हरियाणा के जाटों ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रजिया का जो विद्रोह है वो सबसे ज्यादा, या इसका जो विरोध है वो सबसे ज्यादा किसने किया था, उत्तर भारत के जाटों ने और राजपूतों ने। उत्तर भारत भी नहीं, उत्तर हरियाणा।
उत्तर हरियाणा के जाट और राजपूतों ने। ठीक है, ये दो तीन बात जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी साथ के साथ चाय पी लेता हूँ ना, तो एक बार जल्दी से नोट करो, तब तक मैं 2 मिनट चाय पीता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, नोट कर चुके हो। अब देखिएगा, रजिया सुल्तान का जो विद्रोह है वो बड़े स्तर पे होना स्टार्ट हुआ अपने हरियाणा के अंदर। उत्तर हरियाणा के जाट और राजपूतों ने जबरदस्त विद्रोह किया। साथ ही साथ रजिया सुल्तान के लिए जो जबरदस्त विद्रोह था वो था बच्चों रणथंबोर का विद्रोह। रणथंबोर जो है राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है, और रणथंबोर के अंदर जब जबरदस्त विद्रोह रजिया सुल्तान के खिलाफ होता है तो रजिया सुल्तान उस विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन हसन गोरी नाम के अपने एक सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजने का काम करती है। लेकिन कुतुबुद्दीन हसन गोरी रणथंबोर पहुंचने से पहले ही बच्चों हरियाणा के मेवात क्षेत्र की जनता के साथ उलझ पड़ते हैं, और मेवात की वीर साहसी जनता ने उनके रणथंबोर विजय अभियान को बीच में ही रोकने का काम कर दिया था, और उन्होंने एक युद्ध नीति को अपनाते हुए बच्चों कुतुबुद्दीन हसन गोरी को पीछे हटने पर क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। तो इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो हरियाणा जीके के अंदर हिस्ट्री में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, तो वो लोग आप सारे के सारे नोट कीजिएगा, ये पॉइंट आप सारे के सारे बच्चे नोट कीजिएगा। ध्यान रखना है, रणथंबोर रणथंबोर आक्रमण के दौरान रजिया सुल्तान द्वारा भेजे गए रजिया सुल्तान द्वारा भेजे गए सेनापति, नाम है इनका कुतुबुद्दीन हसन गोरी। गोरी को मेवात की जनता ने गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करके, ये युद्ध नीति आपसे पूछी जाती है बच्चों, गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करके
वापिस लौटने पर मजबूर कर दिया था। वापिस लौटने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें तो रजिया सुल्तान को मेरे बच्चों जब लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था तो रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया जाता है और उन्हीं का भाई बहराम शाह जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है। रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है। रजिया सुल्तान अपने कुछ सैनिकों की सहायता से उनकी कैद से आजाद हो जाती है और आजाद हुई रजिया सुल्तान पहुंच जाती है बठिंडा के सूबेदार अमीर अल्तुनिया के पास। अमीर अल्तुनिया के पास जाके बच्चों वो मदद मांगती है और अपने भाई बहराम शाह को गद्दी पर हटाने के लिए बोलती है। और साथ ही साथ बहराम शाह बच्चों जिसके पास वो मदद मांगने के लिए गई थी तो सॉरी अमीर अल्तुनिया जिसके पास वो मदद मांगने के लिए गई थी तो अमीर अल्तुनिया जो है बच्चों वो दिल्ली की गद्दी के लालच में आ जाता है। साथ ही साथ अमीर अल्तुनिया जो है वो रजिया सुल्तान से अपने मन ही मन क्या किया करते थे, प्रेम भी किया करते थे, लेकिन रजिया सुल्तान को वो कभी बोल नहीं पाए थे, इतनी उसकी औकात नहीं थी। लेकिन जब रजिया सुल्तान खुद जाती है बठिंडा और अमीर अल्तुनिया के सामने प्रस्ताव रखती है कि आपको मेरे भाई को गद्दी से क्या है हटाना है और मैं गद्दी पे बैठूंगी, तब आप आराम से अपने शासन को आगे बढ़ाते रहना, तो अमीर अल्तुनिया मन ही मन बड़ा खुश होता है और वही समझ जाता है कि रजिया सुल्तान आज कमजोर हो चुकी है। तभी तो वो उसके सामने बच्चों सहायता लेने के लिए आई है। तो अमीर अल्तुनिया जो है यहाँ पर चाल चलता है और अमीर अल्तुनिया रजिया बेगम को क्या कर लेता है बच्चों, रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। अब बंदी क्यों बनाया, रजिया सुल्तान को बंदी इसलिए बनाया क्योंकि रजिया सुल्तान उनकी शर्त नहीं मान रही थी और वो शर्त रख रहा था कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अब अमीर अल्तुनिया भी बड़ा चालाक था, उस वो समझ चुका था कि रजिया सुल्तान से जब वो शादी कर लेगा तो दिल्ली की गद्दी के ऊपर अपने आप बच्चों वो बैठ जाएगा, क्योंकि रजिया सुल्तान का पति, सीधी सी बात है, दिल्ली की गद्दी के ऊपर उसी का अधिकार होगा। तो रजिया सुल्तान को फिर आखिर में बच्चों क्या कर लिया जाता है, मना लिया जाता है और रजिया सुल्तान भी हाँ कर देती है। और हाँ करते ही रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है अमीर अल्तुनिया के साथ बठिंडा में। तो ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी ना वो बठिंडा में हुई थी, वो बठिंडा जिसकी सीमा सिरसा के साथ लगती है। तो रजिया सुल्तान द्वारा अमीर अल्तुनिया से निकाह, रजिया सुल्तान द्वारा अमीर अल्तुनिया से निकाह कहाँ पर, बठिंडा में। और जब शादी करके दोनों के दोनों आ रहे थे मेरे बच्चों कहाँ पर, दिल्ली, तो बीच रास्ते में बहराम शाह ने अपने कुछ लोग भेजकर रजिया सुल्तान और अमीर अल्तुनिया की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। तो 13 अक्टूबर 1240 ये वो दिन था जब रजिया सुल्तान और अमीर अल्तुनिया की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। रजिया और अल्तुनिया, रजिया और अल्तुनिया की हत्या बच्चों इसी के भाई बहराम शाह के द्वारा। रजिया सुल्तान के बाद फिर गद्दी पे आते हैं कौन, बहराम शाह। और बहराम शाह द्वारा जो शासन किया जाता है अच्छे तरीके से, वो 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक किया जाता है। 1240 से लेके 1242 ईस्वी तक मेरे बच्चों कौन करता है शासन, बहराम शाह करता है। बहराम शाह के बाद अगला जो शासक हुआ वो हुआ मसूद। मसूद के द्वारा जो शासन किया जाता है वो 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक। और 1246 ईस्वी में पहली बार बच्चों गुलाम वंश को लंबे अरसे के बाद एक स्थायी शासक मिलता है जो लंबे समय तक शासन करेगा,
उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा जो शासन किया जाता है वो 1246 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी तक किया जाता है। ठीक है, 1246 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी तक शासन किया जाता है। नसीरुद्दीन जो महमूद है बच्चों, एक ऐसे मुस्लिम शासक हुए एक ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने अपना जीवन जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह टोपियां बुनकर चलाया है। मुसलमान लोग जो सिर के ऊपर कैप ओढ़ते हैं ना, ये जो बैठा बैठा सारा दिन टोपियां बनाता था, फिर अगले दिन वो टोपियां बाजार में बेची जाती थी, और उन टोपियों के बदले जितना पैसा आता था उसी पैसे से बच्चों ये नसीरुद्दीन महमूद अपना घर चलाया करता था। क्योंकि इसका मानना था कि गद्दी के ऊपर जो मैं बैठा हूं वो जनता की भलाई के लिए बैठा हूं, जनता के पैसे से मैं मेरा घर नहीं चलाऊंगा बल्कि मैं खुद काम करूंगा। तो एक ऐसा ईमानदार शासक हुआ है ये, जो अपना जीवन निर्वाह टोपियां बनाकर चलाते थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बताइएगा ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक हुआ जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह या जिन्होंने अपनी जीविका जो है वो टोपियां बुनकर चलाई है। वो नसीरुद्दीन महमूद हुए हैं बच्चों। नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा ही 1254 ईस्वी के अंदर 1254 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, एक मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। ये जो हमारा मंदिर है मेरे बच्चों, ये कौन सा मंदिर है, भीमा देवी मंदिर, जो पिंजौर के अंदर है। तो 1254 ईस्वी में भीमा देवी मंदिर पिंजौर पिंजौर पर मेरे बच्चों आक्रमण कर दिया जाता है, इसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर जो हम पढ़ रहे हैं यह खजुराहो की जैन शैली के ऊपर आधारित प्रसिद्ध मंदिर रहा। भीमा देवी मंदिर मेरे बच्चों जो पिंजौर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, यह खजुराहो की जैन शैली पर आधारित मंदिर रहा है। खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर जगह है जहां पर प्रसिद्ध जैन मंदिर बने हुए हैं। इस शैली पर यह क्या है, आधारित है। और खजुराहो जैसी शैली होने के कारण है अपने हरियाणा के जो लोग हैं इसे उत्तर भारत का खजुराहो बोलते हैं। तो आपसे हरियाणा जीके में इस मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो मेरे बच्चों उत्तर भारत का जो खजुराहो है वो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर को, ठीक है। हम बात करें नसीरुद्दीन के समय मेवाती लोगों के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था बच्चों। नसीरुद्दीन के समय मेवातियों द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह कर दिया गया था।
मेवाती जो लोग हैं ये हमेशा से ही बहादुर लोग रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले शासकों को मेवाती लोगों का विद्रोह करना ही करना पड़ा है बच्चों, विद्रोह का सामना करना ही पड़ा है। तो नसीरुद्दीन के समय भी मेवातियों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और इस विद्रोह से निपटने के लिए महमूद के द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद की हम बात कर रहे हैं, महमूद द्वारा 1265 ईस्वी के अंदर, तो महमूद द्वारा विद्रोह को दबाने हेतु 1265 ईस्वी में बलबन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। बलबन के नेतृत्व में सेना भेजी गई बच्चों, ठीक है। हम बात करें तो बलबन जो है वो इस दौरान गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ, हांसी के अंदर। बच्चों 1265 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी, नसीरुद्दीन महमूद की। 1265 के अंदर नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था बच्चों, वो बलबन को किया था। 1265 के अंदर ये उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है, और 1266 ईस्वी के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। उत्तराधिकारी घोषित तो हुआ 1265 के अंदर, लेकिन अगले साल ये अपने आप को राजा घोषित करवाता है, इसका राजा के तौर पे राज्याभिषेक होगा। तो 1266 ईस्वी के अंदर मेरे बच्चों होता है इसका राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के बाद ही इसका क्या होगा, शासनकाल शुरू होगा। तो बलबन का जो शासनकाल है वो भी याद रख लेना, 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। तो लगभग 20 साल मेरे बच्चों इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। बलबन के द्वारा क्या किया गया, मेवातियों को दबाने के लिए लौ व रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हम बोल सकते हैं, लौ व रक्त नीति, और मेवात के जंगलों को कटवाया गया था बच्चों। क्योंकि मेवात के जो लोग हैं ना, ये छिप के वार करने में माहिर थे, तो वार करके बच्चों ये छिप जाते थे इन जंगलों के अंदर। तो मेवाती लोग बड़ा परेशान करते थे दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले शासकों को। तो बलबन ने बच्चों इस समस्या का हल ढूंढ लिया था, और उन्होंने बोला कि मेवात के अंदर जितने भी जंगल है ना, तो जितने भी ये मेवात के लोग हैं, इनके छिपने की जो ये सुरक्षित जगह है, इसी को हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जिसके बाद मेवाती लोगों के अंदर कभी हिम्मत नहीं होगी सामने से लड़ाई लड़ने की, क्योंकि मेवाती जो है ना बच्चों, ये छिपके वार करने में माहिर थे, और इसी को हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी बोलते हैं। तो मेवातियों को दबाने हेतु लौ व रक्त की नीति व मेवात के जंगलों को क्या करवाया गया था, साफ करवाया गया था। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बलबन के बारे में कुछ और हम चर्चा करेंगे।
जल्दी से इसको नोट करो बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेवात क्षेत्र में ही शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इसने बच्चों गुड़गांव के अंदर एक किला भी बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, मेवात क्षेत्र में स्थायी शांति मतलब परमानेंट शांति रहे, स्थापित करने के उद्देश्य से गुरुग्राम में बच्चों गोपालगिरी का दुर्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है, गुरुग्राम में। तो गोपालगिरी का दुर्ग बच्चों बनवाया किसने था, बलबन ने। बनवाया क्यों था, ताकि इस किले के अंदर बलबन अपनी एक सैन्य टुकड़ी स्थापित कर सके, और जब भी मेवात के लोग उन्हें परेशान करें तो अपनी इस सैन्य टुकड़ी को भेजकर मेवात के लोगों को क्या है, दबाया जा सके। इसीलिए बच्चों इसने गोपालगिरी का दुर्ग गुड़गांव के अंदर बनवाने का काम किया था। ठीक है। प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रशासनिक सुविधा हेतु कैथल और सोनीपत नामक दो नए इक्ते नामक दो नए इक्तों की बच्चों स्थापना की गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैथल और सोनीपत नामक दो नए इक्तों की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी, ताकि प्रशासनिक सुविधा हो सके। ठीक है बच्चों, हम बात करें सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पैबोस नामक जो दो प्रथाएं हैं बच्चों, वो अपने दरबार में शुरू करने का श्रेय भी किसे जाता है, बलबन को जाता है। ठीक है। एक उत्सव भी इन्होंने शुरू किया था, उस उत्सव को बोलते हैं नवरोज उत्सव। तो नवरोज उत्सव की भी इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। बच्चों उलुग खां
की उपाधि भी धारण की थी। उलूग खां की उपाधि इन्होंने क्या की थी, धारण की थी। ध्यान रखें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बलबन जो है मेरे बच्चों, यह हांसी का मुक्ति हुआ करता था। ये कहाँ का मुक्ति था, हांसी का मुक्ति था। ठीक है बच्चों, बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में, और बलबन की मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश जो है पतन की ओर आगे बढ़ता है। तो बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश पतन की ओर चला जाता है बच्चों। इसके बाद जो नया वंश उदय होगा वो होगा खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम दूसरा वंश पढ़ने जा रहे हैं। गुलाम वंश के बाद है खिलजी वंश। बच्चों 1290 की बात है। इनका जो शासन काल होगा वो 1290 से शुरू होगा और 1296 तक। बारह सौ नब्बे में कैकुबाद, गुलाम वंश का एक कमजोर शासक कैकुबाद, बलबन का जो उत्तराधिकारी था, इसकी हत्या कर दी जाती है बच्चों। जलालुद्दीन खिलजी। ये जो मैंने शासनकाल लिखा है ना, ये जलालुद्दीन खिलजी का लिखा है। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। इस वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है बच्चों, आपसे ये भी पूछ लेगा कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का मुक्ति होता था। ये गुलाम वंश के शासकों के अधीन ही काम किया करता था जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी बच्चों कैथल का मुक्ति हुआ करता था। हरियाणा के कैथल को संभालने का काम किया करता था ये।
कैथल का ये क्या था, मुक्ति था। ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। 1296 ईस्वी। उसके बाद आता है मेरे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा वो 1296 से लेके मेरे बच्चों 1315 ईस्वी तक रहा है। 1296 से लेके 1315 ईस्वी तक आपको जो नजर आएंगे वो कौन नजर आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ही नजर आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आप नोट कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू होगा 1296 ईस्वी से और मृत्यु तक चलेगा। इसकी मृत्यु जो होगी ना बच्चों वो 1316 होगी, तो आप 1316 ही करें। बस मैं यही कंफर्म कर रहा था कि 1315 में निपटा है या 1316 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों द्वारा कुल 6 आक्रमण किए गए थे। मंगोलों ने मेरे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कितने आक्रमण किए थे, 6 आक्रमण। इन 6 आक्रमणों में से एक आक्रमण मेरे बच्चों अपने हरियाणा से भी रिलेटेड है और वो है मंगोलों का 5वां आक्रमण। मंगोलों का 5वां आक्रमण। और ये मंगोलों का जो 5वां आक्रमण हुआ था ये 1305 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था हरियाणा में। ठीक है बच्चों, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मेरे बच्चों, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ये आक्रमण किया था, इस आक्रमण के जो नेतृत्वकर्ता थे वो अली बेग और तारताक थे। तारताक, अली बेग और तारताक आपको ध्यान रखना है। तो अली बेग और तारताक जो थे मेरे बच्चों, यही जो 1305 ईस्वी के अंदर आक्रमण हुआ था हरियाणा में, उसके नेतृत्व करता थे। इस आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों अपनी एक विशाल सेना भेजने का काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता था जो हिंदू था, जिसका नाम था जनरल नानक। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मेरे बच्चों
हम अगले वंश को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी से एक दो बात और आपको बताऊंगा कि हाँसी के अंदर जिस प्रकार से हिसार में हमने 4 गेट पढ़े थे, हाँसी के अंदर हम 5 गेट पढ़ेंगे और हाँसी के अंदर एक गेट आएगा बड़सी गेट। इस बड़सी गेट का निर्माण बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ही करवाएगा, ठीक है ना। तो बाकी बातें हम करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ठीक है। और ये नए नए नाम है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 2-3 जो क्लास होंगी ना वो और हम थोड़ा सा आराम से चलेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हमारी जो हरियाणा की हिस्ट्री है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मेरे बच्चों आएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में मैं आपको सिख शक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा, मराठा शक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा, जॉर्ज थॉमस द्वारा हरियाणा के ऊपर जो अधिकार किया जाएगा उसके बारे में पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन किया जाएगा हरियाणा के ऊपर अधिकार करके बच्चों उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और एक हम पढ़ेंगे अहीरवाल साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इसी के साथ फिर हमारा जो ये हिस्ट्री सेक्शन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा ना। तो नई नई बातें हैं इसलिए आराम आराम से आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारी की सारी बातें तुम्हें याद हो जाएंगी। छोटे छोटी हाँ सब टॉपिक बना के पढ़ना है। जैसे खिलजी वंश, अब खिलजी वंश तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड, बाकी हम बात नहीं करेंगे। हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम हरियाणा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हरियाणा की जमीन के ऊपर इन शासकों के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को नोट करवाते जा रहा हूँ। और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा यदि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इन इन चीजों को तुम अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।